नमस्कार आप सभी को। दैनिक करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है आप सभी का। एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से आपकी जो कक्षाएं हैं वो प्रारंभ की जा रही हैं। और करंट अफेयर्स की जो कक्षा है अब आपको सोमवार से शुक्रवार में ये लगातार मिलेगी। इसमें एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो शुरुआत हो रही है ये अभी 1 मई से हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें जो हमारा फोकस है, क्योंकि हमारी परीक्षा सितंबर माह में है, तो अब से जो हमारा सेशन होने वाला है इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इसमें 1 जनवरी से जुड़ी हुई घटनाक्रम, 1 जनवरी से संबंधित घटनाक्रम को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। मतलब जो आपका सेशन होने वाला है इसमें एक तो 1 जनवरी से जुड़ी हुई घटना देखने को मिलेगी, मतलब, और साथ ही साथ यहाँ पे जो मई माह में आपको जो छूटा हुआ है वो देखने को मिलेगा। मतलब ये जो सेशन है, आज का जो सेशन है, इसमें आपको 1 जनवरी की घटना और 1 मई की घटना दोनों से जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार से जो अगला सेशन आपका होगा, जो अगला सेशन आपको देखने को मिलेगा सोमवार को, सोमवार के जब आप सेशन में आएंगे, उपस्थित रहेंगे, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि मई माह के 4 मई तक की, 1 मई से लेकर के 4 मई तक के जो भी घटनाक्रम हुए हैं उन सभी घटनाक्रम को उसमें हम कवर करें। ठीक है, एक ही वीडियो में 1 मई तो आज हो जा रहा है, 2 से लेकर के 5 मई तक के जो घटनाक्रम होंगे उसमें कवर करेंगे। कहने का मतलब है कि यदि अब इस सेशन को आप नियमित लेके चलते हैं, जैसे पूर्व में आप करते रहे हैं, नोट्स बनाते रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते रहे, यदि उसको लेकर चलते रहेंगे तो आपकी जनवरी माह से, जनवरी 2023 से ले करके सभी घटनाएं कवर होती रहेंगी। मतलब जब आप 30 सितंबर का एग्जाम देने जाओगे तो जनवरी से लेकर सितंबर तक का आपका इसी सेशन से तैयार हो जाएगा। बाकी उससे पूर्व के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं, यदि आपने पूर्व में नोट्स बनाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो परीक्षा के समय, मतलब आप कह सकते हो अगस्त माह से आपका रिवीजन के तौर पे पिछले 1 वर्ष का जो घटनाक्रम है उसको हम लेकर आएंगे, तो वहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं, एक एक करके सभी उपस्थित हो जाएं। और आज भी प्रत्येक दिन की भांति 10 प्रश्न रखे गए हैं और एक अभ्यास प्रश्न आप सबके लिए है जिसका जवाब आपको देना है। तो सभी उपस्थित हो जाएं और उसके बाद से इसका जवाब देखते हैं कि क्या होगा। चलिए, और नोट्स जैसे आप अभी तक प्रॉपर शेयर करते रहे हैं ग्रुप में, उसी प्रकार से नोट्स शेयर करना है। रही बात मेंस आंसर राइटिंग के सेशन की, मेंस आंसर राइटिंग का भी सेशन जो आपका है, साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग के साथ साथ जो आपका क्विज वाला, प्रीलिम्स का जो प्रीवियस ईयर का क्विज वाला जो सेशन था वो भी आपको सोमवार से देखने को मिलेगा। लेकिन अभी क्विज वाला जो सेशन है इसको हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे रखेंगे। रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि इसको आप देखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज प्राप्त हुए हैं कि सर लगातार 2 कक्षाएं होंगी, फिर करंट अफेयर्स भी लाइव होगा हमारा, तो उतना डेटा बचता नहीं है। तो इसीलिए अभी जो प्रीवियस ईयर का आपका सेशन है एमसीक्यू का, इसको हम रख देंगे रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे, और इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी का जो दूसरा सेशन है आपका मेंस आंसर राइटिंग का, वो आपका लाइव होता है, उसी प्रकार से होगा। बाकी इसमें भी यदि आप राय देना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला जो सेशन है हमारा, कि भाई लाइव रखना है रिकॉर्डेड, तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बार फिर से हम इसके बारे में सोचेंगे कि क्या बेहतर रहेगा, क्या ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार से, क्योंकि सबको देखना है, तो उस आधार पे हम अपनी कक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार जरूर अपना विचार दीजिएगा कि इस सेशन को रिकॉर्डेड रखा जाए या लाइव रखा जाए। हालांकि एक सेशन हमने रिकॉर्ड करके रख लिया है, यदि आप रिकॉर्डेड कहोगे तो सोमवार को वही रिकॉर्डेड सेशन आपको जाएगा, यदि आप लाइव कहोगे तो लाइव के स्तर पर भी आपका होगा। और याद रखना है इसमें कि शनिवार को आपको टॉपिक बता दिए जाएंगे। जैसे आपका वीकली टारगेट मिलेगा, उसी के साथ साथ वीकली टारगेट के साथ साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो एमसीक्यू का हमारा लक्ष्य है उसका भी टॉपिक आपको बता दिया जाएगा। सप्ताह के 5 दिनों के टॉपिक आपको बता दिए जाएंगे और उन्हीं टॉपिक से जुड़ा हुआ आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। इससे आप बेहतर तरीके से रिवाइज भी कर पाएंगे। अब चलिए, करंट अफेयर्स का सेशन है तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। बोला जा रहा है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कृत्रिम चांद की मिट्टी से ऑक्सीजन को सफलतापूर्वक निकाला? क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने चांद की जो कृत्रिम मृदा है, मतलब चांद की जैसे मृदा होती है, जो भी वहां पे तत्व होते हैं, जिस प्रकार की वहां पे परिस्थितियां होती हैं, वो सेम चीजें यहाँ पे एक लैब में आप कह सकते हो वो बनाई गई, और उसी दौरान
उसी मृदा से ऑक्सीजन जो है मुक्त कराया गया, ऑक्सीजन सफलतापूर्वक निकाला गया। मतलब ये प्रयास है कि जो आने वाले वर्षों में बात हो रही है कि चांद पे जो है मानव बसाव की बात हो रही है, तो क्योंकि अभी सबसे बड़ी बाधा क्या है, ऑक्सीजन ही बाधा है। तो यदि हम ऑक्सीजन का जो हल है उसको ढूंढ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसानी होगी, और उस दिशा में आप कह सकते हो कि एक बेहतर प्रयास इस एजेंसी द्वारा किया गया है। ये कौन सी है आपको बताना है। एक तकनीक होती है कार्ट, कार्ट तकनीक के माध्यम से ये निकाला गया है। और किया किसने है यह कारनामा, तो ये किया है नासा ने। नासा की जब बात करते हैं, आप जानते हैं यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलता है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बात हो रही है नासा की, तो नासा का कुछ जो नासा के मिशन है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे वर्तमान समय में आर्टमिस जो मिशन है इनका, आर्टमिस 2 इनका एक मिशन है जो इन दिनों चर्चा में है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टमिस 2 जो मिशन है इसमें 4 लोगों को ये भेज रहे हैं। आर्टमिस 2 मिशन में 4 लोगों को ये भेज रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि आर्टमिस मिशन है किसका, तो आपको बताना है कि आर्टमिस मिशन जो है ये नासा का मिशन है। नासा के और कोई मिशन क्या आपको याद है, एक इनका मिशन है ड्रैगर मिशन। डैगर मिशन क्या है, डैगर मिशन की यदि हम बात करते हैं तो नासा का जो डैगर मिशन है, डैगर मिशन विशेष रूप से जियो मैग्नेटिक डिस्टरबेंस जो होता है उसके परीक्षण को लेकर के है, उस पर शोध को लेकर के है। तो यदि पूछ लिया जाए कि डैगर मिशन किसका है, तो डैगर मिशन भी नासा का है, और ये विशेष रूप से जियो मैग्नेटिक डिस्टरबेंस को जो है नापने के लिए, जियो मैग्नेटिक डिस्टरबेंस को शोध करने के लिए इनका एक मिशन है डैगर मिशन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इनका एक सैटेलाइट है जो आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है टेम्पो सैटेलाइट, TEMPO, टेम्पो सैटेलाइट। टेम्पो सैटेलाइट क्या है, टेम्पो सैटेलाइट यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई किसका है, तो सबसे पहले आप बताओगे कि टेम्पो सैटेलाइट जो है वो नासा का है। इसका कार्य क्या है टेम्पो सैटेलाइट का, टेम्पो सैटेलाइट चर्चा में इसलिए था क्योंकि ये कर रहा था अमेरिका जो शहर, अमेरिका जो देश है, अमेरिका देश के ऊपर जो वायु प्रदूषण था उस वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए, उसकी क्षमता कितनी है, किस कैटेगरी का वायु प्रदूषण है, उसके बारे में पता लगाने के लिए टेम्पो सैटेलाइट का जो है यूज नासा ने किया था। इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। इनका एक मून टू मार्स मिशन है, वो भी आपको याद रखना है। मून टू मार्स मिशन किसका है, मून टू मार्स मिशन जो है यह भी नासा का है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो नासा से संबंधित जो मिशन है वो आपको पता होना चाहिए, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा के संदर्भ में भी, क्योंकि अंतरिक्ष क्षेत्र आप में है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आप में है, तो ऐसे में जरूरी है कि इसरो के साथ साथ नासा से संबंधित भी कुछ मिशनों को आप याद रखो, जिससे यदि कभी लिखने को आ जाए, बाद में चंद्रयान मिशन पे आगे आपको लिखने को, इसरो के चंद्रयान मिशन पे, तो कम से कम चंद्रमा को लेकर अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के या अन्य देशों के यदि कोई मिशन है वो याद रखते हैं आप, और अपनी पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में उनको जगह देते हैं और अंडरलाइन करते हैं, तो उससे एक बहुत बेहतर प्रभाव पड़ेगा। जैसे यूएई का भी मिशन था, ठीक है, इसके बाद चीन का मिशन था नासा के, तो कई सारे मिशन चंद्रमा को लेकर हुए हैं। तो जापान का मिशन है चंद्रमा को लेकर के। तो यदि आपको पता है, पता होने चाहिए, तो उनको यदि मेंशन करते हो तो वहां पे आपको बेनिफिट मिलता है। बोला जा रहा है 3D प्रिंटिंग तकनीक पर आधारित देश का पहला पोस्ट ऑफिस किस शहर में बनाया गया, चलिए बताइए क्या बोला जा रहा है। 3D प्रिंटिंग तकनीक, नोट्स पलटोगे तो शायद आपको ये देखने को मिल जाए। आपको बता दें ये शहर वही है जहां पे हमारे इसरो का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है, और जब इसरो के हेडक्वार्टर की बात करते हो तो आपको बेंगलुरु पहुंचना होता है, क्योंकि इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु शहर में आपको देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। आज के लिए आपका होमवर्क, क्योंकि इसरो को आपको मुख्य परीक्षा में भी पढ़ना है, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जब आप पढ़ोगे तो वहां पे इसरो को पढ़ना है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आज इसरो के जो भी मिशन अभी तक हमने आपको बताए हैं या स्वयं से आपको पता है, वो आज हमें कमेंट बॉक्स में आप शेयर करोगे, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर करोगे।
इसरो के जितने भी मिशन पता है, चाहे वो मार्स मिशन हो, चाहे वो मून मिशन हो, चाहे वो आप कह सकते हो वीनस मिशन हो, मतलब किसी भी ग्रह को लेकर यदि आपको मिशन पता है इसरो के, तो वो आप हमें बताइएगा। यदि इसरो का कोई ऐसा मिशन पता हो जो किसी अन्य अंतरिक्ष एजेंसी के साथ कर रहा है, तो वह भी बताइएगा। यदि आप अपने पेज पलटोगे और जिस आधार पे आपको नोट्स बनाने को बोला गया था, यदि आपने उस आधार पे नोट्स बनाए होंगे, तो बहुत ही सुलभ होगा आपको इसका जवाब देने। ये आपका होमवर्क है, अनिवार्य रूप से करना। हाल ही में चर्चा में रही दिमासा लिबरेशन आर्मी का संबंध किस राज्य से है? चलिए बताइए, दिमासा लिबरेशन आर्मी का संबंध किस राज्य से है? एक ट्राइब्स है, एक जनजाति है, ये दिमासा एक जनजाति है, और यह जनजाति विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है असम, पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है असम, और असम में ये पाई जाती है। ये जनजाति जिस क्षेत्र में पाई जाती थी, इनका मानना था कि उस क्षेत्र को लेकर के एक अलग राज्य बनाया जाए, और यही मांग लगातार ये कर रहे थे। ये लगातार हथियार उठाए हुए थे और लगातार सुरक्षा बलों से जो है इनके हमले, सुरक्षा बलों पर लगातार ये अटैक कर रहे थे। आप कह सकते हो वहां पे असम में विशेष रूप से इस क्षेत्र में अशांति के लिए जो है ये जिम्मेदार थे। लेकिन अब क्योंकि भारत सरकार आंतरिक सुरक्षा का मामला था, तो लगातार संवाद करके जो है इनको हथियार डालने पर जो है सहमति कर ली है। अब इन्होंने हथियार डाल लिया है और भारत सरकार से समझौता कर लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। दिमासा ट्राइब्स की बात करें तो असम का एक जिला है कार्बी आंगलोंग। कार्बी आंगलोंग जिले में विशेष रूप से ये जनजाति पाई जाती है, और आपने पिछले दिनों भी कई सारे ऐसे समझौते नागालैंड के संबंध में सुने होंगे, कई सारे समझौते मणिपुर के संदर्भ में सुने होंगे, जहां पे जो वहां पे हथियार उठाए हुए इस प्रकार के ग्रुप थे, उन्होंने जो है आप कह सकते हो भारत सरकार से समझौता किया और उन्होंने हथियार डाल दिए। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे मणिपुर के जो सभी जिले धधक रहे हैं। वहां पे भीषण हिंसा का शिकार मणिपुर वर्तमान में हुआ है, और ये चिंता का विषय है। तो जो इस प्रकार के आप कह सकते हो गुट होते हैं, अलगाववादी जो गुट होते हैं, जो लगातार अपनी जनजाति को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर अलग क्षेत्र बनाने की मांग, अलग राज्य बनाने की मांग करते हैं, जरूरी है कि उनसे शांति समझौता किया जाए, और हमारी आंतरिक सुरक्षा की दिशा में भी एक ये बेहतर पड़ाव होता है। तो यहाँ पे हमने बताया कि कार्बी आंगलोंग जिले में ये दिमासा ट्राइब पाई जाती है असम में, और इन्होंने अब भारत सरकार से समझौता कर लिया है और शांति समझौता हुआ है, तो इन्होंने हथियार अब डाल दिए हैं। आपको बता दें, जब आप असम की बात करते हो तो असम के कई सारे नेशनल पार्क हैं जो आपको पता होना चाहिए, रटे होने चाहिए। जैसे बहुत बार मैंने रटा दिया, काजीरंगा याद है तो मेरे साथ साथ बोलते हुए चलिए, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सखोवा, ये कई सारे नेशनल पार्क हैं जो आपको असम के संबंध में पता होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होगा जोरहाट से माजुली, जोरहाट असम में है, जोरहाट से माजुली तक एक पाइपलाइन बिछाई गई है, और जोरहाट से माजुली तक ये जो नदी में एक पाइपलाइन बिछाई गई है, ये हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन है, और भारत में ये पहली हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन है जो नदी के नीचे बिछाई गई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और ये किन दो स्थानों को जोड़ती है? ये दो स्थानों को जोड़ती है, जोरहाट को माजुली से। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि वर्तमान समय में गुलाब चंद कटारिया यहाँ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होगा, जब असम की बात कर रहे हैं, हमने नदी की बात किया, तो आप जानते हैं नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी 1, ठीक है, NW1 की जब हम बात करते हैं, नेशनल वाटरवेज की जब हम बात करते हैं, तो NW1 जो है ये असम से संबंधित है, और NW1 किसको जोड़ता है? प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। ठीक है, प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है, और NW1 प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है, और NW2 जो है इसका संबंध कहां से है? असम से है, और ये किन दो स्थानों को जोड़ता है जरूर बताइएगा। NW1 का संबंध, गलती से मैंने बोल दिया कि असम से संबंधित है, माफ करिएगा। NW2 का जो संबंध है वो असम के आंतरिक जल मार्ग में है, तो इसको जरूर बताइएगा कि NW2 किन दो स्थानों को जोड़ता है। ठीक है, NW1 तो हो गया आपका प्रयागराज से हल्दिया पोर्ट तक। ठीक है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि गोल्डन ग्लोब रेस 2022 आयोजित की गई थी।
और गोल्डन ग्लोब रेस, क्योंकि नदियों की हम बात कर रहे हैं इसीलिए हमने इसकी चर्चा किया। गोल्डन ग्लोब रेस जो होता है ये, इसमें नौका दौड़ आप कह सकते हैं एक प्रकार की होती है, और पहली बार किसी एशियाई व्यक्ति ने इसको कंप्लीट किया है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इनका नाम है अभिलाष टॉमी। क्या नाम है? अभिलाष टॉमी। इन्होंने इस रेस को पहली बार पूरा किया और ये एशिया के पहले व्यक्ति बने हैं, अभिलाष टॉमी, जिन्होंने इस रेस को पूरा किया है। इस रेस का नाम है गोल्डन ग्लोब रेस और ये पहले एशियाई व्यक्ति हैं। इनमें क्या होता है, 30,000 मील नौका चलानी होती है। 30,000 मील तक नौका चलानी होती है, तब जाकर ये रेस कंप्लीट होती है। तो इन्होंने 30,000 मील तक नौकायन किया और इन्होंने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया। तो इनका नाम भी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो इतनी जानकारी जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको नोट करना है नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता होगा कि जब नाव की बात हो रही है, हमने एक रेस की बात किया, ठीक है, तो एक रेस और भी है जो इन दिनों चर्चा में है। इसका नाम है केप टू रियो। क्या नाम है? केप टू रियो। केप से केप टाउन, टू रियो, रियो से रियो डी जेनेरियो। ठीक है, केप टू रियो एक और रेस है, और केप टू रियो जो रेस है ये साउथ अफ्रीका से ब्राजील तक होने वाली है। और इसमें भी एक जो नौका हमारी गई है भाग लेने के लिए, उसका नाम है तारिणी। तारिणी, इसका नाम याद रखिएगा, तारिणी। इसको पूरा नाम बोलते हैं INSV। INSV तारिणी जो है, ये नौका गई है केप टू रियो रेस में भाग लेने के लिए। और केप टू रियो रेस विशेष रूप से केप टाउन साउथ अफ्रीका का शहर है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील का शहर है। तो साउथ अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से ब्राजील तक ये रेस होने वाली है। तो इसी तरह से लिंक करके चीजों को हमें पढ़ना होता है, तब जाके हमारी चीजें बेहतर होती हैं। और आपको पता होगा MV एक क्रूज सेवा शुरू हुई थी बनारस में, जिसका नाम था MV गंगा बिलास क्रूज। और गंगा बिलास जो क्रूज था किन दो स्थानों को जोड़ता है जरूर बताइएगा। गंगा बिलास क्रूज जो वाराणसी से शुरू हुआ है, कहां तक जाता है ये आपको बताएं। चलिए, प्रश्न संख्या 3, भारतीय जीवन बीमा निगम के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनेंगे? भारतीय जीवन बीमा निगम है, बोला जा रहा है इसके पहले CEO कौन बनेंगे? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे पहले CEO, क्या अभी तक CEO नहीं होते थे? तो पहले एक बार जवाब दीजिए, इसके बाद फिर मैं इसको समझा रहा हूं कि इसमें बात क्या है। अभी तक क्या होता था कि भारतीय जीवन बीमा निगम में चेयरपर्सन होते थे, लेकिन अब बहुत सारी संस्थाओं में चेयरपर्सन का पद समाप्त हो रहा है और उसके स्थान पे CEO का पद जो है क्रिएट किया गया है। यही सेम चीज भारतीय जीवन बीमा निगम में भी किया गया है। अभी यदि हम बात करें तो वर्तमान में सिद्धार्थ मोहंती हैं। सिद्धार्थ मोहंती इसके चेयरपर्सन हैं, ठीक है, चेयरमैन है। लेकिन अब क्योंकि चेयरमैन का पद समाप्त हो रहा है, तो जब CEO का पद जारी होगा जून 2024 से, तो जून 2024 से जून 2025 तक जो है सिद्धार्थ मोहंती भारतीय जीवन बीमा निगम के CEO के रूप में रहेंगे, क्योंकि चेयरपर्सन का जो पद है, पद नाम उसको समाप्त किया जा रहा है। चलिए इसको बताइएगा। हाल ही में गंगा पुष्करालु उत्सव 2023 का आयोजन कहां किया गया? गंगा पुष्करालु उत्सव 2023, आपको बता दें ये जो उत्सव है 12 वर्षों में एक बार इसका आयोजन होता है। पहली बार 12 वर्षों में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। तो बताइएगा, गंगा पुष्करालु उत्सव 2023 का आयोजन कहां किया गया? याद होगा आपको, वन वर्ल्ड वन टीबी समिट मैंने बताया था। यदि याद हो, वन वर्ल्ड वन टीबी समिट का आयोजन कहां किया जाएगा, मैंने पिछले दिनों बताया था कि वन वर्ल्ड वन टीबी समिट का आयोजन वाराणसी में किया जाएगा। और इस प्रश्न का भी सही उत्तर है वाराणसी। गंगा पुष्करालु उत्सव जो है ये वाराणसी में गंगा घाट पे मनाया गया। वाराणसी की जब हम बात करते हैं, पिछले दिनों मैंने वाराणसी से जुड़े हुए कई सारे GI टैग बताए थे, जैसे मैंने बताया था बनारस का पान,
फिर मैंने आपको बताया था लंगड़ा आम, फिर मैंने आपको बताया था रामनगर जो कि बनारस में ही आता है, रामनगर का भाटा जिसको जीआई टैग मिला है। तो ये सभी के सभी उत्पाद आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ मैंने आपको एक जानकारी और दी थी कि एशियन किंग बल्चर, एशियन किंग बल्चर या रेड हेडेड बल्चर जो गिद्ध होता है, इसका संरक्षण केंद्र बनाया गया है। इसी के साथ साथ मैंने बताया था आपको पिछले दिनों, यदि याद है आपको तब जरूर बताइएगा, एशियन किंग बल्चर के लिए उत्तर प्रदेश में संरक्षण केंद्र किस शहर या जिले में बनाया गया है, ये आपके लिए आज का दूसरा होमवर्क है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया गया? आपको बता दें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, दो नाम याद रखना है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन दोनों लोगों ने युगल कैटेगरी में जो है इस प्रतियोगिता को जीता है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? पुरुष युगल कैटेगरी में इन्होंने जीता है और इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था यूएई में। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया हमारे लिए। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के पुरुष युगल का खिताब जो है वो भारतीय जोड़ी ने जीता है और इस भारतीय जोड़ी में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी शामिल थे। ये आपको याद रखने की जरूरत है। यूएई की बात यहाँ पे हो रही है कि इसका आयोजन यूएई में किया गया। आपको पता होगा यूएई के होप मिशन के बारे में मैंने पिछले दिनों आपको बताया था, राशिद रोवर के बारे में आपको मैंने बताया था। तो ये सब जानकारी आपको अपडेट होनी चाहिए। जब भी आप यूएई का नाम लो तो यूएई से संबंधित जो भी घटनाक्रम आपने देखे हैं, जो भी सुने हैं, उनको रिपीट करने की आवश्यकता है, जरूर रिपीट किया करो। चलिए इसको बताइएगा। बोला जा रहा है बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? चलिए, बाजार पूंजीकरण के मामले में बात हो रही है कि भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है। चलिए बताइएगा। बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? देखो, बात हो रही है बाजार पूंजीकरण की बात। तो बाजार पूंजीकरण के मामले में यदि हम बात करें तो सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ये विकल्प सही। इसको बताइएगा। ब्रिटेन के मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? ब्रिटेन के मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया, आपको बताना है। सुचेंद्र कुमार, डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार, प्रेम शंकर या डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी? चलिए जवाब दीजिएगा। ब्रिटेन के मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, इनका नाम है डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार। आपके लिए इंडिया और ब्रिटेन के बीच क्या कोई सैन्य अभ्यास होता है? यदि होता है तो उसका नाम क्या है, ये आपको बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में भारत की टीम कौन से स्थान पर रही है? बताइए। आईसीसी T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में भारत की टीम कौन से स्थान पे है? हालांकि इस तरह के जो प्रश्न हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, क्योंकि ये जो रैंकिंग है बदलती रहती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो तो एक बार जरूरी है, डेली बेसिस पे हम करंट अफेयर्स को देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। भारतीय टीम टेस्ट में और T20 दोनों में पहले स्थान पे पहुंच गई है, ये आपको याद रखना। इसको बताइए। मेड इन इंडिया 76 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया? ये पुस्तक किसने लिखा है? मेड इन इंडिया 76 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। चलिए बताइएगा। फास्ट जवाब। देखो, नहीं पता है, अमिताभ कांत ने इसको लिखा है, इतना याद रख लीजिए। आज का अभ्यास प्रश्न है,
और ये प्रश्न सबको पता भी होना चाहिए, क्योंकि यदि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो तो इनका नाम तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, रणजीत गुहा का हाल ही में देहांत हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। इनका संबंध किस क्षेत्र से था ये आपको बताना है। 4 क्षेत्र आपको दिए गए हैं, ये आज का अभ्यास प्रश्न है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, सभी को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। ठीक है, बात क्या हो रही है कि रणजीत गुहा का संबंध किस क्षेत्र से था जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। ठीक, तो आज के 10 प्रश्न थे, इनके नोट्स प्रॉपर बना के और सेम डे में आज ही बना के इसको आपको सबमिट करना है टेलीग्राम ग्रुप पर। और 2 अभ्यास, एक अभ्यास प्रश्न और 2 होमवर्क आपको फैक्ट दिए गए, उन दोनों के बारे में जितनी डिटेल्ड जानकारी आपको पता है वो सभी डिटेल्ड जानकारी आप कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। और सोमवार से आपका जो सेशन है, जैसे आपको 2 दिन पूर्व अवगत कराया गया, वो उसी समय पर होगा। ये जरूर बताना है कि जो प्रीवियस ईयर या जो हमारे प्रश्नोत्तरी सेशन प्रारंभ होने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत, उसको लाइव रखा जाए या रिकॉर्डेड रखा जाए। एक बार आप सभी जिन्होंने अभी अपना सहमति उस पर नहीं दिया है, अपने विचार नहीं दिए हैं, तो जरूर बताइएगा और उस आधार पर फिर आगे बात की जाए। धन्यवाद बहुत बहुत।